हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का विकास और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी जो जनरेशन है कंप्यूटर्स की वो स्टार्ट हुई थी 1946 ईस्वी से। अब आप ये कहोगे कि यार 1946 से जनरेशन स्टार्ट हो रही है, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार तो पहले ही कर दिया था। कब कर दिया था? 1837 ईस्वी में। तो जनरेशन वहां से होनी चाहिए थी, लेकिन जनरेशन किस हिसाब से रखी गई है वहां से पहली जनरेशन तो वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मानी गई है। जहां से इलेक्ट्रॉनिक का, बात को समझिएगा, जहां से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे वहां से जनरेशन बनाई गई और वहीं से मानी जाती हैं। जबकि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? हमारे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन नाम का एक कंप्यूटर बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अब आविष्कार, अब तुम कहोगे भाई अबेकस जो कंप्यूटर था वो तो उससे भी पहले आ चुका था, तो इन्हें आविष्कारक क्यों माना गया? इस बात को भी हम समझ लेंगे। भाई जनरेशन जहां से स्टार्ट हुई वहां से आविष्कार नहीं है, जहां से आविष्कार के आविष्कारक माना जा रहा है वहां से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ नहीं, बल्कि उससे पहले से ही। तो ऐसा क्या हुआ? तो इन सभी चीजों को हम समझ लेते हैं कि हमारा आविष्कार कैसे हुए थे, विकास कैसे हुआ, जनरेशन किस अकॉर्डिंग रखी जाते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर के विकास की, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था वो अबेकस कंप्यूटर था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमारा कंप्यूटर है ये कहलाता है अबेकस कंप्यूटर और इसे बनाया था टिम क्रैमर ने। स्क्रीन पर नाम शो हो रहा है, टिम क्रैमर। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं ली काई चैन। कौन है? ली काई चैन। यानी कि ये तो स्पष्ट होता है कि ये चाइना के लोगों ने इसे बना दिया था और ये हमारा बनाया गया था 300 से 500 बीसी, यानी कि बीसी पूर्व, ईसा पूर्व, उससे भी पहले हमारी डेट भी स्टार्ट नहीं होती, उससे पहले ही हमारा अबेकस बनाकर रख दिया। तो ये है हमारा अबेकस कंप्यूटर। ये क्या है? एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, सिर्फ कैलकुलेशन करेगा, सिर्फ इसको हम इधर से उधर चलाते रहेंगे और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, गिनतियां या पहाड़ी जो भी होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर जब और ज्यादा इसका विकास होने लगा तो इससे और ज्यादा क्रांति आने लगी कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो क्या हुआ? जॉन नेपियर, जो कि एक हमारे साइंटिस्ट थे, जॉन नेपियर, इन्होंने 1617 में एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया नेपियर वॉन्स। क्या रख दिया गया? नेपियर वॉन्स। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये नेपियर वॉन्स है जिसका आविष्कार जॉन नेपियर ने कर दिया था। ये बनाया गया था हड्डियों से। किससे बनाया गया था? हड्डियों से, तभी तो उसका नाम है वॉन्स। वॉन्स मान के होती है हड्डी। तो इससे ये बनाया गया था 1617 ईस्वी में। लेकिन ये भी क्या था? हमारा एक मैकेनिकल कंप्यूटर ही था। उसके बाद एक और हमारा पास्कल नाम का जो कंप्यूटर बनाया गया था 1642 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बनाया गया था ब्लेस पास्कल ने। ब्लेस पास्कल जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पास्कल, ये हमारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये बढ़ रहा है। सबसे पहले हमारा अबेकस, अबेकस के बाद क्या आया? नेपियर वॉन्स, नेपियर वॉन्स के बाद क्या आ गया? पास्कल 1642 में। इसके बाद जब चार्ल्स बेबेज, अभी तक यहाँ चार्ल्स बेबेज का कोई काम ही नहीं था, अब इसके बाद जब आई है हमारी 1822, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक डिफरेंट इंजन नाम का कंप्यूटर बनाया गया था और ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बना दिया था? चार्ल्स बेबेज ने। जैसे कि आपको ये शो हो रहा है, डिफरेंट इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बना दिया। लेकिन अब आप ये कहोगे कि भाई तो फिर ये क्यों माना जाता है कि एनालिटिकल इंजन पहला कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने 1837 में? इसका कारण ये था कि हमारा जो डिफरेंट इंजन था ये पूरी तरीके से बन नहीं पाया था। क्या हुआ?
पूरी तरीके से बन नहीं पाया था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो उसी को और ज़्यादा अपडेट किया गया, सही किया गया और फिर एक कंप्यूटर 1837 में डेवलप किया जिसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। क्या रख दिया? एनालिटिकल इंजन। और ये भी हमारा चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। अब ये हमारा जो चार्ल्स बेबेज को ही अब इसका पितामह मानने लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि इसके बाद आने वाले सभी कंप्यूटर्स ने इसी को पूरी तरीके से फॉलो किया। किस तरीके से इनपुट दिया जाएगा, किस तरीके से आउटपुट आएगा और कैसे करके प्रोसेसिंग की जाएगी। तो इसीलिए यही है हमारे एनालिटिकल इंजन। और इसके बाद अभी भी हमारे यहाँ जनरेशन स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि जो हमारा एनालिटिकल इंजन है ये अभी भी मैकेनिकल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जब हमारा और ज्यादा क्रांति हुई तो वहां पर मैकेनिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का यूज किया गया, जिस पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक कंप्यूटर। और ये आया था हमारा 1945 ईस्वी में। कब आ गया था? 1945 ईस्वी में। एनिक की जो हमारी फुल फॉर्म है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से नंबर को कैलकुलेट करेगा और उसे सही तरीके से प्रोसेस कर पाएगा। और यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है कंप्यूटर की जनरेशन। तो इस बात से आप लोगों को ये पता लग रहा होगा कि हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो कंप्यूटर की जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आने से ही मानी जाती हैं। उससे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर से जनरेशन का कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा विकास कि कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ और अब धीरे धीरे करके कहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या होती हैं। बात करते हैं हम कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से। एक बात और, हमारी कंप्यूटर की अभी 5वीं जनरेशन चल रही है, 6ठी जनरेशन आने वाली है, लेकिन अब तक हमारी 5वीं जनरेशन ही मानी जाएगी। ठीक है, पहली जनरेशन देख लेते हैं। तो पहली जनरेशन जो आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है 1946 से 1959 तक। 1946 से 1959 तक मानी गई थी हमारी फर्स्ट जनरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से स्टार्ट की गई थी। एक बार दिखा देता हूं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी तथा मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज यूज की गई और कंपाइलर तथा असेंबलर का यूज किया गया। ये आकार में बड़े, स्पीड में स्लो होते थे। इन्हें हाई वोल्टेज की आवश्यकता थी और ये ऊष्मा देते थे। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर असेंबलर और कंपाइलर का क्या यूज है। देखो, हम जब भी कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, मान लो मशीन लेवल लैंग्वेज है, तो उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे समझने के लिए क्या किया, कंपाइलर और असेंबलर का लगा दिया गया था। हाई वोल्टेज की बात करें, हाई वोल्टेज की इतनी ज्यादा जरूरत थी इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे, पूरे रूम में फैले हुए थे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कंप्यूटर के हमारे जो नाम थे वो IBM 701, IBM 650 के नाम से जाने जाते थे। अभी इतना बड़ा कंप्यूटर है तो बहुत सारी वोल्टेज की जरूरत होगी इसे, और जितने ज्यादा वोल्टेज होंगे हीट भी उतनी ही ज्यादा करेगा। अब बात ये आती है, हीट तो कर रहा है, साथ ही साथ क्या होगा इसमें हमें, क्योंकि ये हीट कर रहा है, गर्म पड़ रहा है और गर्म पड़ने से नुकसान होगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर के लिए कमरे में एसी लगानी जरूरी थी। 4 से 5 एसी को लगाना पड़ता था, तब कहीं जाकर ये पूरी तरीके से वर्क करता था। तो इतनी सारी एसी लगानी पड़ती हैं, ऊष्मा देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो इसलिए ये बहुत महंगे भी पड़ते थे और इनका सारे घरों में यूज नहीं किया जाता था। बहुत कम ही लोग इसका यूज कर पाते थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन जो कि आप देख सकते हैं हमारी स्टार्ट हुई थी 1959 से 1965 तक। ठीक है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी तथा मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था। इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज की गई और कंपाइलर तथा असेंबलर का यूज किया गया।
ये आकार में बड़े, स्पीड में स्लो होते थे, इन्हें हाई वोल्टेज की आवश्यकता थी और ये भी हमारे ऊष्मा देते थे। देखिए एक बात तो हमारी क्लियर है, जैसे कि हमारा स्क्रीन शो हो रहा है, ये काफी बड़ा कंप्यूटर था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये हमारे उससे छोटे हो चुके थे और स्पीड में थोड़े फास्ट भी हो गए थे फर्स्ट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती चली गई वैसे वैसे स्पीड तेज होती चली गई, कंप्यूटर का साइज कम होता चला गया, करंट की कम जरूरत पड़ती थी, कम ऊष्मा देने लगे। ठीक है, आज के कंप्यूटर हमारे बहुत ज्यादा स्पीड है, आप देख ही सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारे क्या है, ये लाइनें तो सभी में आप ऐड कर सकते हैं। हर एक जनरेशन के बाद स्पीड भी ज्यादा हो जाती है और साइज भी कम हो जाता है। इन कंप्यूटर के नाम हमारे IBM 1620 और IBM 7094 रखे गए थे। इसके बाद आती है हमारी थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो ये 1965 से 1971 तक चलाई गई थी। इसमें कंप्यूटर में IC यानी कि क्या हुआ, वहां पर हमारा जो ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था, अब IC इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिसकी एक चिप में बड़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर थे। वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया और ट्रांजिस्टर के बाद IC है, ट्रांजिस्टर ही लेकिन IC है, वो ट्रांजिस्टर एक चिप में लगा दिए और बहुत सारे लगा दिए। अब उससे क्या हुआ, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, C और C++ जैसी लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इसमें हमारी जो है और ज्यादा कुशल हो गए और विश्वसनीय हो गए, हाई कैलकुलेशन आसानी से करने लगे थे। इनके जो नाम है वो आ जाते हैं IBM 360 और IBM 370। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि रहती है हमारी 1971 से 1980 तक, यानी 1980 तक। इसमें क्या हुआ कि जहां हमारी IC यूज हो रही थी उसकी जगह पर अब VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा, जिसकी एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर थे। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, C# जैसी लैंग्वेजेस का यूज किया गया। इसमें ये कंप्यूटर और अधिक तेज, छोटे, कुशल और विश्वसनीय हो गए थे। इसका नाम आप देख सकते हैं DC10 और स्टार 100,000 और PDP-11, कुछ इस तरीके से इनके नाम रखे गए थे और स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि किस तरीके से इनका इमेजेस बन रहा है। तो ये हमारे कंप्यूटर थे। आज की अगर मैं बात करूं, अब हमारा चल रहा है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन। अगर कोई आपसे पूछने भी लगता है कि अभी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है, तो आप कहेंगे फिफ्थ जनरेशन, पांचवी जनरेशन चल रही है, जो स्टार्ट की गई है 1980 से। एक बात और, आप लोगों के लिए ये जो हमारी सन दिखाई जा रहे हैं, ये हर वेबसाइट में, हर बुक में, हर कहीं पर अलग अलग हो सकती हैं, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताई जाती हैं, नहीं है, क्योंकि पहले की रिकॉर्ड नहीं रखे गए हैं। तो किसी में कोई कितनी बता देता है, कोई कितनी, ये मैं लेकर आया हूं जो सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा जगहों पर यूज की जाती हैं, वो ये सने मैंने आपको दिखा दी हैं। अगर आप चाहें तो दूसरी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन जो स्टार्ट है हमारी 1980 से अब तक चल रही है। इन कंप्यूटर में ULSI, VLSI की जगह पर क्या दिया, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का यूज किया जा रहा है। तभी इन्हीं के थ्रू हम ऐसे सॉफ्टवेयर बना पाए हैं जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्किंग भी की जा रही है। और इन कंप्यूटर्स के नाम है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और मोबाइल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज के जनरेशन के कंप्यूटर तो आप लोग देख ही रहे हैं, हर जगह यूज किए जा रहे हैं। तो ये हमारी थी जनरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। छठी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो छठी जनरेशन भी हमारी चल रही है, विकासशील है और आने के उसमें है
जल्द ही छठी जनरेशन भी आने वाली है और इस तरीके के कंप्यूटर उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमारी छठी जनरेशन नहीं चल रही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो हमारे रोबोटिक्स चल रहे हैं या रोबोट चलने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वही हमारी छठी जनरेशन मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर लिखकर मुझे बता देना, जिससे कि मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और आगे आने वाली वीडियो के लिए बना रहा हूं, मैं लेकर आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।